देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। हर जगह सीबीआई की रेड पड़ रही है। जहां भी सरकार विपक्ष की बनती है, सीबीआई और ईडी का आना ज़रूरी है। आज की तारीख में कल बिहार में जैसे ही शुरुआत हुई नीतीश कुमार की अपने विधायिका में अपनी ताकत की जांच की, एकाएक राबड़ी देवी, लालू यादव, उनके बेटे, सबके ऊपर, आरजेडी के जितने सदस्य थे सबके ऊपर शुरू हो गई सीबीआई की रेड। उसके पहले देख चुके हैं आप बंगाल में फारूक अब्दुल्ला के ऊपर, हर विपक्षी पार्टी के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड है और भाजपा के किसी भी नेता के ऊपर नहीं है। कहने को छोटे मोटे नेता इधर उधर भाजपा के भी शायद उस चपेट में आए हों, लेकिन बात साफ है, अगर पार्टी विपक्ष की है तो उस पर ईडी या सीबीआई की रेड लगाई जाएगी, उसके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पीएमएलए के लिए फैसला दिया था कुछ जजों ने, जिनका काम सिर्फ यही था कि सरकार जो भी कहे उस पर कचहरी कोर्ट की, सबसे बड़े कोर्ट की मुहर लगा दीजिए। उन्होंने उनके तर्क देखिए तो लगता है जैसे बात कर रहे हैं चांद की और फैसला कर रहे हैं सूरज का। इस तरह की स्थिति थी कानूनी तौर पर। तो आपने कानून को अपनी तरफ उसको जकड़ लिया इस तरह से कि कानून वही है जो कार्यपालिका कहती है। आपने राजनीति से कह दिया कि हमारे साथ नहीं हो तो तुम्हारे विरोधी हो तो तुम पे कार्यपालिका हावी होगी। ऐसी स्थिति में राजनीति के लिए एक ही तरीका है कि जो विपक्षी दल हैं वो बात समझें कि वो उनका विपक्ष कौन है। उनका विपक्ष बाकी पार्टियां नहीं हैं। कांग्रेस का विपक्ष आप नहीं हैं, आपका विपक्ष कांग्रेस नहीं है। इसी तरह सभी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक दूसरे का विपक्ष नहीं बन सकती। न उनमें उतनी ताकत है या न उनमें वो एक दूसरे के प्रति उनकी समझ भी इतनी नहीं है कि एक दूसरे का विरोध भी कर सकें। तो ऐसे माहौल में होना चाहिए ये था कि जो हमारे जितने भी नेता थे विपक्ष के, जो स्थानीय नेता थे, सब मिल के एक साथ बात करते कि हम एकजुट होके, जो जैसे कि अमेरिका में है सिर्फ दो ही पार्टियां हैं। दो पार्टियां जो जैसे भारत विविधता के देश में शायद मुश्किल हो। हमारे यहाँ भाषा, धर्म, जाति और तमाम तरह के जो हमको बांटने वाले जो चीज़ें हैं वो हमें एकजुट नहीं होने देती। अगर एकजुट होना है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात चाहिए, वो तो धर्म की हो जाए या राष्ट्र की हो जाए। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में आपने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, बाकी पार्टियां सिर्फ एक अपनी व्यक्तिगत या स्थानीय व्यक्ति का एक जरिया थी। और आपने देखा पिछले समय में जब भी बात राष्ट्रीयता की हुई कांग्रेस जीतती है, जब भी बात हिंदुत्व की होगी, धर्म की होगी, तो जाहिर है कि धर्म वाली पार्टियां आगे बढ़ेंगी। और पिछले 40 सालों में भाजपा जब 1 से 303 तक पहुंची है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे धर्म की है, धर्म की तरह हमारी भावनाओं की है। अंत में अगर हम सब चीज़ों को धर्म की कसौटी पर नापेंगे तो वो सभ्यता से थोड़ा दूर होगा और वो भविष्य भी थोड़ा दूर होगा, हमेशा भूत में ले जाएगा। धर्म जो है एक परिकल्पना है उस समय की जब हम आज जैसे नहीं थे, हम आज जैसे हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, एक दूसरे से मिलने के तरीके नहीं थे, हमारा जीवन स्थानीय था। और उस समय में जब टेक्नोलॉजी जो आज देखते हैं आप देखते हैं किस तरह बढ़ती रहती है, उस समय में सिर्फ प्रकृति ही थी। तो मनुष्य का झगड़ा प्रकृति से था, प्रकृति उस पर हावी थी। उस समय धर्म की आवश्यकता थी क्योंकि हमारे कुछ चारा नहीं समझने का ये था कि हम कैसे कुछ कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे पास समझने के दुनिया को या प्रकृति से या कुछ नया करने के बहुत तरीके हैं। ऐसे में धर्म की जो बात करते हैं वो उनकी समझ उतनी ही है कि धर्म के बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन धर्म अपने आप में हम उसकी मीमांसा यहाँ नहीं करना चाहते। उसका सबसे जो बड़ा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि समाज में एक तरह की शांति और एक स्थिरता कायम रहे। इसी तमाम धर्मगुरुओं ने बात की, सर्वधर्म संभाव की बात की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की। जितने भी सारी चर्चाएं हुई हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहें इस रास्ते में कि हम सब लोगों को बराबरी से देख सकें। हर धर्म की आस्था यही होती है। लेकिन उसके आसपास जो
जो धर्म का व्यापार करते हैं, उनको आप पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, पादरी जो भी कहना चाहें, जो भी उनके अच्छे नाम हो, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनको उस तरह से चलना पड़ता है। उनके जिनका संतुलन करते हैं वो स्थानीय चीज़ें होती हैं। तो जो भी स्थिति बनती है उसमें जो हमारे चरित्र नायक होते हैं वो तय करते हैं कि हम किसी भी अच्छी भावनाओं, आदर्शों, मूल्यों का किस तरह से विमोचन करें, किस तरह से समझें। वही बात सुप्रीम कोर्ट में होती है। हमारा संविधान कुछ भी कहता है, अगर आप 2 जजों के पास जाइए 2 तरह के फैसले मिलेंगे, 5 के पास जाइए 5 तरह के फैसले मिलेंगे। कभी कभार अगर आप बेंच बड़ी होती है 5 में, उसमें बंटवारा हो जाता है, 3-2 का हो जाता है। अमेरिका में हमेशा होता है। तो यानी कि अगर बात वही हो, आदर्श वही हो, मूल्य वही हो और लोग 2 हों, तो उसमें 2 तरह की बातें ये हम देख चुके हैं, हमेशा होती हैं। तो आज की स्थिति में अगर भारत में विपक्ष को जोड़ना है तो उसमें नेताओं को अपने से बड़ा होना पड़ेगा, उनको थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। वो नहीं देख रहे हैं, न कांग्रेस देख पाती है, न तृणमूल देख रही है। सब उनकी जो अपनी एक राजनीतिक जो एक उनका राज्य बन गया है, कह लीजिए एक तरह से, उसके अलावा देख नहीं पाते उसको, क्योंकि चीज़ें इतनी डायनेमिक हैं कि सिर्फ उनको संभाल के रखने में जो मुश्किल होती है वो उन्हें आगे देखने नहीं देती। और यही जो सबसे बड़ी मजबूती है भाजपा की, कि उसके पास एक पुराना संगठन रहा है संघ का। उस संघ के संगठन ने उसको एक जगह दे रखी है, वो एक प्लेटफॉर्म दे रखा है। उस पर अगर कोई ऐसा जोड़ने वाला व्यक्ति मिल जाए, हिंदुत्व की भावना को, धर्म की भावना को, जो भूत की भावना है, भारत की गौरव की बात कर सके, तो उससे जो है एक आधे से ज़्यादा लोग उससे जुड़ जाएंगे। वो उसकी अपनी एक ताकत है। उस ताकत से लड़ने के लिए और देश को जो आधुनिक और एक सेकुलर राज्य, जहाँ हर व्यक्ति की धर्म से इतर उसकी अपनी मान्यता हो, उसका सम्मान हो नागरिक की तरह, वो बनाने के लिए बाकी सबको जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अपने आप में अगर 80% लोग एक धर्म के अनुयायी हैं, उनमें से अगर आधे भी सोचते हैं कि धर्म सर्वोपरि है, तो जो बाकी लोग हैं वो सब छोटे बौने पड़ जाएंगे उनके सामने। और उस बौनेपन में जो है, जिसको आप मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, उसकी जो जड़ है काफ़ी स्थायी रहेगी। तो मेजॉरिटेरियनिज्म से सेकुलरिज्म का जो रास्ता है वो तभी बनता है जब देश में सोचने वालों की जो ताकत है या उनकी जो तादाद है, संख्या है, वो थोड़ा बढ़ जाती है। सोचने वाले लोग संकुचित नहीं रह पाते। आमतौर पे उनमें कुछ लोग हो सकते हैं कि एक विचारधारा के पीछे चलें, एक अंधविश्वास के पीछे चलें, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे कि वो कुछ मूल्य उनके जो आधुनिक संदर्भ में बने। अगर आप उस तरह देखना शुरू करें तो हमारे राजनीति की जो ज़मीन है वो तैयार नहीं हुई इस काम के लिए अभी तक। जब भी उनकी आप बात सुनेंगे, आप देखिए वो क्या करते हैं, वो जोड़ने की जगह बांटने की बात करते हैं। क्योंकि उनका जो इलाका है, इलाकेदारी जो लोगों की दिमाग में बैठाई गई है, वो उनके छोटे छोटे जो स्थानीय उनके इंटरेस्ट हैं उसको लेकर के बनी है। तो अगर उस तरह से हम अपनी पार्टियां बनाएंगे तो हम सब टूटे फूटे रहेंगे और जो मेजॉरिटेरियन पार्टी होगी उसकी जगह बनेगी। वही एक भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और उसके नाम पे वो आज 100 साल सत्ता में रहने की बातें करते हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि ये देखते हुए कि उनके ऊपर कितना बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है हर विपक्षी पार्टी पर, उनकी ज़रूरत है, उनको सोचना चाहिए कि हम कैसे साथ आएँ। उनमें आपस में बहुत सारे मतभेद हैं, उनको एक साथ लाना आसान नहीं है। इसीलिए चाहिए एक देश का राष्ट्रीय नेता चाहिए जो ऐसा कर सके। क्योंकि अगर हम इतने बटे हुए हैं तमाम सैकड़ों जातियों में और दर्जनों धर्मों में और तमाम क्षेत्रों में और भाषाओं में, तो साथ लाना आसान नहीं है। इसीलिए ये कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी। लेकिन कांग्रेस ने अपनी भूमिका वो समझ नहीं पा रही है, अपना भविष्य देख नहीं पा रही है। वो सिर्फ जो है कुछ लोगों के इर्द गिर्द होकर रह गई, क्योंकि लोग उनको मानते हैं। उन लोगों के पास इर्द गिर्द क्यों घूमती है? क्योंकि लोग भी उसी तरह समझते हैं। लोग उन्हीं लोगों को अपना नेता मानते हैं, जो कि एक ख़ास परिवार या नाम से अब तक लोगों में उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है, उन्हीं को नेता मानते हैं।
तो जब तक वो नेता मानेंगे और उनकी जो जो संगठनात्मक शक्ति है वो ऐसी नहीं है कि औरों को जोड़ सकें, तब तक जो है ये हमारे देश में जो राजनीति की शक्ल है कुछ ऐसी एक तरफा होती चली जाएगी। और ये अपने आप में भारत की प्रगति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पिछले 8 साढ़े 8 साल में सब या 8 साल में जो आपने देखा है आर्थिक मामले में और तकनीकी मामले में, आपने जितने भी सुनहरे सपने सुने हों, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि भारतीय जो उद्यमी हैं वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन जो सहयोग सरकार से मिलना चाहिए या माहौल से मिलना चाहिए या वो उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी साफ नहीं है जितनी आपको दिखती हैं। उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक नई नज़र चाहिए, पैनी नज़र चाहिए, जैसे कि हम समझें दुनिया चलती कैसे है, तकनीक बनती कैसे है। तमाम देशों ने कोशिश कर ली सिलिकॉन वैली जो अमेरिका का है उसकी नकल करने की। यूरोप में हुई कई बार, जापान में हुई और जगहों में हुई। ऐसा बनाना आसान नहीं है। वो एक संस्कृति है, वो एक हमारे मानव जो मानस में बैठती है, उससे हम सोचते हैं आगे के लिए, और वो हमको जोड़ती है उन तारों से जो कि अदृश्य हैं। जहाँ भी हम जैसी स्थिति देखते हैं सब में भावना वही होती है। जिस तरह से हमारे अदृश्य तार हमको जोड़ते हैं वही हमारी भविष्य की संभावनाएं बनाते हैं। तो आज की तारीख में जो मुझे लगता है जो तार हमें जोड़ रहे हैं, अदृश्य तार, वो ऐसे हैं कि हम आगे नहीं देख पाते। हम सिर्फ पीछे देख रहे हैं, हम सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ बात कर रहे हैं। यानी कि हम उस दलदल में फंस गए हैं जिससे निकलना आसान नहीं है। उसके निकलने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश जो है तमाम जो हमारी ताकत खर्च हो रही है स्थानीयता में, क्षेत्रीयता में, या दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियों की अपनी अपनी प्रभुत्व को अपने स्थान में बनाए रखने में, उसको जोड़ने के लिए एक जो राष्ट्रीय आंदोलन चाहिए या पार्टी चाहिए। ऐसे लोग जो ऐसा कर सके, वो न करेंगे तो हर नागरिक के जो मानवाधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, उन सब पे आंच आ सकती है। अगर हमारे जो नेता हैं उन सब की हालत ये है कि सब सीबीआई और ईडी से त्रस्त रहते हैं, डरें चाहे ना डरें, लेकिन त्रस्त तो रहते हैं, और जब तक रहेंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जो देश की बड़ी पार्टी वो चाहती है कि इन सभी विपक्षी लोगों को इस तरह बांधे रखे, कुछ काम न कर सकें और एकजुट ना हो सके इस तरह से। तो उनका जो एजेंडा होना चाहिए वो ये कि जो भी उनकी बड़ी विपक्षी पार्टी करती है या कि जो सत्ता में बैठी है जो करती है, उसकी बात समझ के उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। ये बात कब होगी? जब तक नहीं होगी तब तक हमें कुछ चीज़ें साफ नज़र नहीं आती कि भारत का, हमारी जनता का, हमारे नागरिकों का, हमारे भविष्य का क्या होगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।